डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आपका टर्म वन एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन को। ठीक है, आपका टर्म वन का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, प्लस टू यानी 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का दे दिया है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, इंग्लिश कंप्लीट करा दिया गया है। हिंदी भी आपका मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिया गया है जो 2023 के लिए जारी किए गए हैं बोर्ड के द्वारा। और आपका उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स भी करा दिया है, इको करवा दिया गया है, इको भी करवा दिया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, ये चौथा सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो वहां से आप सारे के सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है, वहां से जरूर देख लेना ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएं। मैनेजमेंट इज, तो प्रबंध है। प्रबंध क्या है तो आपको सभी को पता है, प्रबंध जो है आर्ट एंड साइंस बोथ दोनों ही हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कला और विज्ञान दोनों ही होता है प्रबंध। इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन पे। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर मतलब मैनेजमेंट की, प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। यानी कि इसमें क्या होता है कि उसका जन्मजात प्रतिभा भी है और उसके साथ में उसकी अर्जित प्रतिभा, दोनों के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। इसकी प्रकृति है, जन्मजात भी प्रबंधक होता हो सकता है, और जन्म लेने के बाद में उसने खुद अपने आप को उस आयाम पे पहुंचाया है, तो उसने अर्जित किया है, वो भी प्रतिभा के रूप में इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एट वॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत हाई लेवल में आता है, ये आपको पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टॉप लेवल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है उच्च स्तर प्रबंध, जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है, तो उच्च स्तर पर कार्य करता है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है इसमें देखिए, कोऑर्डिनेशन इज, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, यानी कि समन्वय क्या है, तो समन्वय जो है प्रबंध का क्या है, सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है कोऑर्डिनेशन को। तो यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रबंध का सार होता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, संपूर्ण नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांत जो है संपूर्ण नहीं होते, सार्वभौमिक होते हैं, लूजपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते हैं, संपूर्ण नहीं होते हैं। तो पांचवे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन जो होता है, इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। यानी कि सरलीकरण वो होता है, यह उत्पाद की अनावश्यक विविधता को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। तो उसी को हम सरलीकरण कहते हैं। डेफिनेशन दी गई है। टाइम स्टडी जो है इसका डेफिनेशन नहीं होता है, ये है इट रेफर्स टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। डूइंग जॉब है, इसका मतलब ये है क्या, मेथड स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसमें आपका करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड आएगा। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है नीचे दिया गया है यहाँ पर, ये है आपका सेकंड। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट, तो ये टाइम स्टडी होता है। ठीक है, ये टाइम स्टडी का आपको दे रखा है स्टडी। ठीक है, ये टाइम स्टडी होता है, तो ये टाइम स्टडी है। और ये क्या है आपका, मेथड स्टडी। ये क्या है आपका, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये आंसर जो है आपका, ये है मेथड स्टडी। ठीक है, तो अभी हम इसको समझ सकते हैं कि यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की जगह तीसरा ऑप्शन आना चाहिए था, और तीसरा ऑप्शन की जगह जो है दूसरा ऑप्शन आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। अब ये ऑप्शन कहां पर करेक्ट है ये देख लेते हैं, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट, तो इसमें से कौन सी व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछी गई है। तो विशेषता कौन सी नहीं है, कर्मचारी जो है व्यवहारिक वातावरण की विशेषताएं में शामिल नहीं किए जाते हैं। एम्प्लॉइज आर नॉट इंक्लूड एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन कौन से जो होती हैं, अनिश्चितता, इसको इंक्लूड किया जाता है, ये आपका इंक्लूड होता है। तुलनात्मकता, ये भी इंक्लूड होता है, और आपका अनिवार्यता, ये भी इंक्लूड होता है। लेकिन क्या है, कर्मचारी इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो ख ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन जो है सेवंथ का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण का निम्न में से कौन सा घटक है। तो इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, इसमें भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीतियां जो है, इसका
मुख्य घटक वातावरण का जो है, आर्थिक वातावरण का घटक में शामिल होता है नीतियां। ठीक है, इसमें सरकारी नीतियां और बहुत सारी नीतियां जो है आ जाती हैं। तो यहाँ पर ख ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ असर्शन दिया गया है, रीड करने के बाद में स्टेटमेंट को असर्शन और रीजन दोनों को देखना है और उसके बाद में करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शंस क्वेश्चंस देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब यहाँ पे क्या है, इसका सिंपल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन असर्शन क्या है देखिए, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो यस, ये राइट आंसर है आपका। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, देखो इसमें हमें जो है 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि हमें पहले पढ़ लेना है कि इसमें से कौन सा सही है, फिर इस 4 ऑप्शंस में से हमें देखना है कि आंसर और क्वेश्चन दोनों सही है क्या। और रीजन क्या दिया है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो यस, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिमेटिक थिंकिंग रेदर देन गैस वर्क। तो ये बिल्कुल सही है ये भी बात। तो यहाँ पर जो असर्शन और रीजन दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा 9th का, वो कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ए जो है वो तो सही है ही, और जो ए है वो किस कारण से है, आर जो रीजन दिया है वो सही है, इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, इसको हिंदी में समझ लीजिए। यहाँ पे हिंदी में क्या है, योजना बनाना एक मानसिक व्यायाम है। बिल्कुल सही बात है, ये है, तो ये तो है सही है कि ये ट्रू है। ठीक है, और ये बोल रहा है कथन 2 में नियोजन के लिए अनुमान लगाने की बजाय तार्किक और व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू हैं। तो दोनों ही ट्रू आपको कहाँ पे कौन से स्टेटमेंट बोला जा रहा है, तो आप देखोगे कि आप पहले स्टेशन में दोनों ही कथन सही हैं, ट्रू हैं। ठीक है, तथा कथन जो है एक, कथन 2 की स्पष्ट व्याख्या है। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका बाकी ऑप्शन सारे गलत है। इसमें नहीं दे रखा है तो ये गलत हो गया, इसमें ये गलत है तो ये भी गलत दे रखा है, और इसमें भी गलत दे रखा है तो ये भी गलत है। तो सारा ऑप्शन गलत है, केवल एक ही आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोथ द फॉर्म्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल फोरमैनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। अब सीधा सीधा बोला, कार्यात्मक संगठन और कार्यात्मक फोरमैनशिप दोनों रूप खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो कौन सा सिद्धांत यहाँ पे आएगा आपका, तो राइट ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाएगा स्पेशलाइजेशन सिद्धांत पे, विशिष्टीकरण सिद्धांत पे आधारित होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है प्लानिंग इज। तो 11वां क्वेश्चन प्लानिंग क्या है, तो गोल ओरिएंटेड भी होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होता है, और मेंटल प्रोसेस भी होता है। हमने अभी अभी इसको बुक में भी पढ़ा है। तो नियोजन क्या है, लक्ष्य अभिमुखी भी होता है, उद्देश्य अभिमुखी भी होता है, और मानसिक प्रक्रिया भी होता है। यानी कि उपरोक्त सभी शामिल होंगे। आपका घ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड। तो किस पे जो है डज डिपेंड करता है, किस पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड। तो डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे। इस पे क्वेश्चन आएगा, उसको हम करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और आपका जो है दूसरा एक और आएगा, उसमें डिफरेंस बताएंगे। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 12वें का हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। विकेंद्रीकरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो अधिकार अंतरण पे जो है निर्भर करता है। तो इसमें घ ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, यानी कि विपणन का लाभ है तो उपभोक्ताओं को भी है, व्यवसायियों को भी है, और निर्माताओं को भी, यानी कि सभी को होता है इसका लाभ। तो टू ऑल, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मारुति वेगा लिमिटेड एंटर्ड इनटू द मार्केट विद द कलर टेलीविजन एंड हैव नाउ इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। वो पहले मार्केट विद कलर टेलीविजन किया, और वो अब इंट्रोड्यूस कर रही है अपने ऑडियो सिस्टम्स को, एयर कंडीशनर्स को, वॉशिंग मशीन्स को। द कंपनी is not only offering the product but also handling complaints and offering after sales and service. Identify the element of marketing mix discussed here. तो ये मार्केटिंग मिक्स का किस प्रकार का ये प्रकार है, ये आपको बताना है। तो ये है प्रोडक्ट मिक्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स का ये प्रकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब आके देख लीजिए हिंदी में, मारुति वेगा लिमिटेड ने रंगीन टेलीविजन के साथ बाजार में प्रवेश किया। अब ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पाद पेश किए। और भी इसने जो है पहले तो टेलीविजन के थ्रू एंटर किया, लेकिन उसने बाद में ये वाले उत्पाद भी पेश किए।
कंपनी न केवल उत्पाद को पेश कर रही है बल्कि बिक्री सेवा के बाद शिकायतों और पेशकशों को भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है। तो इसमें क्या होता है, हमारा उत्पाद मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्व कौन सा है, ये हमारा उत्पाद मिश्रण, ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 15वें, सॉरी, अब हाँ यस 15वें क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन में है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल। सेल्स प्रमोशन टूल कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का यंत्र नहीं है। तो प्राइस इन द पैकेट, प्राइस इन द पैकेट जो है ये क्या नहीं है, आपका विक्रय संवर्धन का टूल नहीं है। पैकेट में प्राइस तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का यंत्र नहीं है। देखो विक्रय संवर्धन के लिए नमूने पेश किए जाते हैं, फ्री में कूपन्स दिए जाते हैं, उसके साथ में वारंटी भी दी जाती है, लेकिन पैकेट में इनाम जो है उसको पता ही नहीं है क्या इनाम होगा पैकेट में, तो वो जो है एक थोड़ा सा अलग चीज़ है, तो ये यंत्र इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ख ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो पर्सनल सेलिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता को नए उत्पाद को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनली जाकर के विक्रय करना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है। तो इसमें भी 16 में आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो सेल्स प्रमोशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये कौन सा है इनमें से, तो इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को भी हम सेल्स प्रमोशन में यूज़ करते हैं। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, ये भी सेल्स प्रमोशन का काम है। काउंटर कंपटीटर, और कंपटीटर से बचने के लिए भी सेल्स प्रमोशन काम आता है, यानी कि ऑल द अबव, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट सही हो जाएगा। सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो यानी कि निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का उद्देश्य है, तो सारे के सारे उद्देश्य हैं। नए उत्पाद को पेश करना भी इसका उद्देश्य होता है, नए ग्राहकों को आकर्षित करना भी, और प्रतियोगियों को जवाब देना या उनसे प्रतिस्पर्धा करना भी इसमें शामिल है। तो घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन ग्राहकों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा व्यक्तिगत विक्रय जो है विशेष सलाह। अब मैं पर्सनली विक्रय करूंगा तो क्या करूंगा, मैं उसको जो मुझसे पूछेगा वो मैं उसको सलाह दे सकता हूँ। तो व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेल्स जो है इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए 19वें नंबर क्वेश्चन पे, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। तो मीडिया कौन सा होता है एडवर्टाइजिंग का, तो आपका हो सकता है कैलेंडर एंड डायरी। ठीक है, तो एक कैलेंडर एंड डायरी जो है एडवर्टाइजिंग का क्या हो जाएगा, आपका एक मीडिया हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विज्ञापन का माध्यम क्या है, तो विज्ञापन का नाम माध्यम है कैलेंडर और डायरी आदि। तो देखो आप घर में कैलेंडर आते हैं तो उन फोटो के नीचे विज्ञापन लिखा होता है, डायरी कोई भी देता है तो डायरी भी विशेष करके जो है विज्ञापन ही शो करते हैं। कई डायरीज जो कंपनी से मिलती हैं वो सारे के सारे, और जो दुकानों से मिलती हैं उन पे भी उन दुकानों का नाम या फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20वें में पूछा क्या गया आपसे, एडवर्टाइजिंग इज, यानी कि विज्ञापन है, तो विज्ञापन क्या है, तो आंसर हो जाएगा विज्ञापन जो है एक इन्वेस्टमेंट है, क्या है, विनियोग है। तो का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनावश्यक तो हम बोल नहीं सकते, अनावश्यक तो विज्ञापन होता नहीं है, आवश्यकता के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। जो आप एड्स देखते हैं टीवी पे, चाहे वेबसाइट्स पे, चाहे मोबाइल फ़ोन पे, और धन की बर्बादी भी नहीं है क्योंकि इससे हम धन कमाते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसमें से सिंपल एक जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट बी में जो बड़े क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो यहाँ पे देखिए, प्रबंध एक पेशे के रूप में कैसे, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो प्रबंध को अब एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। आज विश्व के अनेक विकसित देशों में प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो चुका है तथा इसका विशेष ज्ञान भंडार भी उपलब्ध है। प्रबंध ने बहुत से सिद्धांतों और अवधारणाओं का विकास किया है जिन्हें जटिल एवं बड़े संगठनों के अच्छे प्रबंधन में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंध पेशे के रूप में भी कारगर है। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी में आंसर लिख देंगे। इंग्लिश में मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में आ जाती है तो इंग्लिश ईजिली समझ में आ जाएगी। चाहे आप इंग्लिश एक बार पढ़ेंगे तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द पॉलिसीज डिटरमाइंड। तो नीतियां निर्धारण
करना प्रबंध के किस स्तर का कार्य है, तो आप सभी को पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ये, ठीक है ना। तो नीतियां निर्धारण करना प्रबंध के शीर्ष स्तर प्रबंधक का कार्य है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का कार्य है। ये कंपनी की सभी गतिविधियों की समग्र दिशा और सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनमें निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी या फिर प्रबंध निदेशक शामिल होते हैं। यह कंपनी के लिए लक्ष्य और नीतियां स्थापित करते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का है, तो केवल नाम लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऐड करके बताया है। इंग्लिश में नीचे लिख दिया मैंने आंसर, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या है। तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, कार्य विभाजन जो है के सिद्धांत का अर्थ है कि किसी दी गई गतिविधि या कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों या भागों में विभाजित करना, ताकि प्रत्येक भाग को बड़ी आसानी और दक्षता के साथ जो है से संभाला जा सके, ठीक है। आसानी से संभाला जा सके, छोटे छोटे कार्य कर देंगे तो। और यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कार्य को सबसे छोटे संभव भाग में, सबसे छोटे संभव, जितना छोटा हो सकता है उतने भाग में विभाजित किया जाना चाहिए, और ऐसे प्रत्येक भाग को केवल एक ही व्यक्ति को सौंपने के बजाय अलग अलग व्यक्ति या मजदूर को जो है मजदूरों द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब एक ही आदमी को, ये नहीं कि एक काम के बहुत सारे टुकड़े करके एक आदमी को दे दिए, जितने टुकड़े किए हैं उतने आदमियों को देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन जो है उस काम का बहुत जल्दी होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क मीन्स टू divide a given activity or task into smaller piece or parts so that each part can be handled with great ease and efficiency। वही चीज़ मैंने ऊपर जो हिंदी में बताई है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो इसको आप नोट कर लेना, पढ़ लेना। पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण का क्या अर्थ है। तो व्यावसायिक वातावरण उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक शक्तियों का योग है जो व्यवसाय एवं उसके प्रचलन को प्रभावित करते हैं, जो व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं और उसके संचालन, उसको जब चलाते हैं तो भी प्रभावित करते हैं, जिसमें सामाजिक आ सकती हैं, ठीक है, शक्तियाँ आ सकती हैं, बाहरी आर्थिक शक्तियाँ आ सकती हैं, राजनीतिक शक्तियाँ आ सकती हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाए वो भी शक्तियाँ आती हैं। तो ये सारे के सारे जो है बिजनेस को प्रभावित करते हैं, लेकिन बिजनेस इनमें से किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। ये बाहरी शक्तियाँ हैं, इसलिए ये सभी शक्तियाँ व्यवसाय को नियंत्रित करती हैं, लेकिन इन शक्तियों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वे व्यवसाय के समग्र प्रदर्शन और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया छोटा सा, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड। ब्रांड से क्या अभिप्राय है। तो एक ब्रांड जो है नाम है, चिन्ह है, प्रतीक या डिजाइन है, जिसका उपयोग विक्रेता के सामान या सेवा की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग निर्माता द्वारा अपने उत्पादों को दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। ब्रांड एक मार्केटिंग टूल है जो वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, यानी प्रचारित करने में मदद करता है, जैसे लक्स हो गया, कोका कोला हो गया, पार्कर इत्यादि, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो आप यहाँ से ब्रांड का भी डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस को जब बनाया गया तो बहुत सोच सोच के बनाया गया कि बच्चे जो है आसानी से लैंग्वेज को याद कर पाएँ, इसलिए लैंग्वेज को बहुत जो है सिंप्लीफाई किया गया इसमें। अब यहाँ पे व्हाट इज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, यानी टिकाऊ उत्पाद क्या है। तो टिकाऊ उत्पाद क्या होते हैं, तो देखिए टिकाऊ सामान या टिकाऊ उत्पाद जो है वे उत्पाद हैं जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, यानी कि वो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी सामाजिक तत्व को, हमारे जैसे समाज को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और हमारे जो पैसे हैं उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि सारे तरफ से ये लाभ ही लाभ देते हैं। उन्हीं को टिकाऊ जो है हम कह सकते हैं उत्पाद। टिकाऊ सामान या टिकाऊ उत्पाद जो है जल्दी खराब नहीं होते हैं और इसीलिए उन्हें बार बार नहीं खरीदना पड़ता। टिकाऊ सामान या उत्पाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए कार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, गहने और जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सारे के सारे टिकाऊ सामानों की श्रेणी में आते हैं और जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। तो यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख दी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, पढ़ लेना आप। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने बताया था आपको कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नीचे क्वेश्चन आएगा, तो अधिकार आंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर आपको बताना है। टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे अंतर बताया गया है। देखिए आधार इधर लिखा हुआ, अधिकार अंतरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। प्रकृति कैसी होगी, अधिकार अंतरण आवश्यक कार्य है। अधिकार अंतरण क्या है, ये आवश्यक है, ठीक है, और ये ऐच्छिक है, ठीक है। और ये जो है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, इसलिए आवश्यक है। और विकेंद्रीकरण जो है ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है कि ये जो है किया ही जाए, यानी कि किसी को अधिकार दिया जाए, ये जरूरी नहीं है विकेंद्रीकरण में। और यह शीर्ष प्रबंधक के विवेकानुसार किया जाता है। उसके अलावा
कार्य की स्वतंत्रता कैसी होती है? तो उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है। जो इसको भी हम कार्य देते हैं, उसके ऊपर जो अधिकारी हैं, वो उसको नियंत्रित करते हैं। अतः अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो इसमें कम होती है, नीचे लोअर लेवल को जिसको अधिकार दिया गया है। और कार्यकारी प्रबंधक को नियंत्रण कम होता है, ठीक है? जो कार्यकारी प्रबंधक होता है, उसका नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है, ठीक है? यानी कि जिसको हम काम देते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण हमारा कम होता है और इसमें स्वतंत्रता अधिक होती है इसकी बजाय। स्थिति कैसी होती है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है। कार्य विभाजन यानी कि वर्क टास्क को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें इसको अधिकार अंतरण को देखा जाता है कि किसको किसको इसका अधिकार दिया जाए, और ये शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों का परिणाम होता है। ये वाला कौन सा? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद में क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका क्षेत्र जो सीमित होता है, इसका क्षेत्र जो है व्यापक होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि इसकी सीमा उच्च अधिकारियों तथा अनेक अधीनस्थों तक सीमित होती है। और इसकी क्या? क्योंकि इसमें अधिकारों का अंतरण जो है निम्नतम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका विस्तृत होता है, बहुत नीचे तक जा सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य या उपयोग प्रबंधक का भार कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है अधीनस्थों का संगठन में भूमिका में वृद्धि करने के लिए, मतलब कुछ हमारे जो नीचे काम कर रहे हैं वो कम काम कर पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और देते हैं काम, तो उनकी भूमिका में वृद्धि हो जाएगी और उन्हें अधिक स्वायत्ता दे करके जो है किया जाता है। तो इस तरह से ये इसके क्या है? डिफरेंसेस हैं। इसमें से आप कोई भी देखो, 3 नंबर का डिफरेंस है तो कम से कम 3 डिफरेंस तो आप लिखो, कम से कम 3, 1, 2 या 3, जो भी आपको याद रहते हैं 3 लिखो। मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों वो बेसिस और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दे सकते हैं। नेचर हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, स्कोप हो सकता है और पर्पस हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको डिस्कस करके बताई हैं। आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे औपचारिक संगठन के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख करना। औपचारिक यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? कोई 3 बताने हैं, मैंने 5-6 लिख दिए हैं, आपकी मर्जी है। 5-6 नहीं, 5 तो लिख दिए, तो पांचों को याद कर लेना। पांचों में से 4 लिख दो, 3 लिख दो, आपकी मर्जी है। 3 तो कम से कम लिखना है। 3 लाभ मतलब 3 नंबर, 2 लाभ मतलब 2 नंबर, सीधी सी बात है। तो देखिए, औपचारिक संगठन में बहुत सारे लाभ पाए जाते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। इनमें उत्तरदायित्व को निर्धारित करना आसान होता है। इसमें किसी को जो उत्तरदायित्व देते हैं उसको निर्धारित करना आसान होता है, क्योंकि आपसी संबंध स्पष्ट रूप से समझाए हुए होते हैं कि कौन किसका कौन सा बॉस होगा, ठीक है? और ख पार्ट में हम दूसरे पार्ट में इसके में लिख सकते हैं, इसमें भ्रम की स्थिति नहीं पाई जाती, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य एक एक करके बतलाए हुए होते हैं। इससे पुनरावृत्ति भी नहीं होती, दोबारा रिपीटेशन भी नहीं होती है। ग पार्ट है, इसमें हम कह सकते हैं आदेश श्रृंखला के स्थापन से आदेश की एकता बनी रहती है, यानी कि आदेश जो दिया जाता है उसको बिल्कुल पर्टिकुलर मैनर में जाता है कि मैंने आपको ऑर्डर दिया तो उस काम को कराने के लिए आप दूसरे को किसको ऑर्डर देना है वो बिल्कुल सहज तरीके से एक पर्टिकुलर लेवल में डायरेक्शन में जाता है। और घ पार्ट में कार्य संचालन की सुनिश्चितता, यानी कि कार्य जो हो रहा है उसकी सुनिश्चितता तथा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य की उन्हें जानकारी होने से कार्य का संपादन प्रभावपूर्ण ढंग से होता है, यानी कि जो भी कार्य होता है उस कर्मचारी से उसका फीडबैक हमेशा लिया जाता रहता है, ताकि उस जो कार्य है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहे। आप अपने वर्ड्स भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने एकदम लिखा है छाप करके, ऐसा नहीं लिखना, आपको छापना नहीं है। आपको समझाने की बातें कर रहा हूं मैं, छापना नहीं है, आपको समझ लेना है। और इसमें से आप थोड़े से अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है? और ड पार्ट में हम लिख सकते हैं, इससे संगठन में स्थायित्व तो आता है। स्थायित्व तो मतलब आता है क्या? कि स्थिरपन आता है, और कर्मचारियों के व्यवहार को भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि कर्मचारी कोई खुश नाखुश है, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट नियम होते हैं। जो भी नियम होते हैं बिल्कुल बताए हुए होते हैं, हिडन चार्जेस या हिडन नियम्स कोई रूल्स नहीं होते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट्स आर A, B, C, D और E के रूप में यहाँ पे मैंने बताया है। जो ऊपर अभी डिस्कस किया वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन, या विक्रय संवर्धन क्या है, और व्हाट आर 3 मेरिट्स, और इसके 3 लाभ क्या हैं? तो विक्रय संवर्धन जो है अल्पकालिक प्रोत्साहन है, मतलब छोटे समय का प्रोत्साहन होता है, जिसमें हम किसी को आकर्षित करते हैं सामान लेने के लिए, जो खरीदारों को किसी उत्पाद या सेवा की तत्काल खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं या किए गए हैं। तो विक्रय संवर्धन क्या है? कि जैसे नहीं आता कि सेल 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 50% सेल इस मॉल में लगा उस पेल में, तो ये एकदम से विक्रय संवर्धन होता है। कभी कभी देखना कि आप जाते हो मॉल में, कोई आपने टी शर्ट कुर्ती पैजामा जो भी आपको लेना है, तो उस पर देखते हो कि उसका जो प्राइस है 500 लिखा हुआ है, तो वो 500 काटा हुआ ऐसे रहता है और उसके नीचे लिखा है 399 ओनली, ठीक है? इस तरह से लिखा रहता है। तो यही विक्रय संवर्धन होता है, जो प्राइस को काट करके लुभावने ऑफर दे करके जो लोगों को हम बुलाते हैं, वही विक्रय संवर्धन कहलाता है। इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार के अलावा
अन्य सभी प्रयास शामिल होते हैं। इसमें क्या है, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार। इसके अलावा भी आप लुभावने जो इनाम दे सकते हैं, उस पे डिस्काउंट दे सकते हैं, एक के साथ एक फ्री कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग किसी कंपनी द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और विक्रय संवर्धन गतिविधियों में नगद छूट दी जाती है, बिक्री प्रतियोगिता भी रखी जाती है, और साथ ही साथ मुफ्त उपहार की पेशकश भी की जाती है। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझा है, ऊपर मैंने आपको हिंदी में बता दिया। विक्रय संवर्धन के जो लाभ क्या क्या हैं, तो ध्यान आकर्षक मूल्य जो है दिया जाता है कि आपका मूल्य देखते ही आपका माइंड फिसल जाए कि यार ये सामान ले ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता भी, यार इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, चलो ले लेते हैं। तो विक्रय संवर्धन क्रियाएं प्रोत्साहन कार्यक्रमों का उपयोग कर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, ऐसे ऐसे मतलब ऑफर्स देती है। नए उत्पादों के अवतरण में उपयोगी होती है, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट जब हम मार्केट में उतारते हैं तब भी विक्रय संवर्धन बहुत काम आता है। जब भी किसी उत्पाद को बाजार में लाया जाता है तब विक्रय संवर्धन यंत्र बहुत प्रभावी हो सकते हैं। यह लोगों को अपने नियमित खरीद से, जो वो लोग रोजीना खरीदते थे ना, और आप ऑफर दे करके उनको बोल दो कि नहीं आ जाओ, आपके लिए तो ये स्पेशल प्रोडक्ट निकाला है, तो उनको क्या करते हैं, नियमित खरीद से हट करके जो नया उत्पाद है उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है विक्रय संवर्धन। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, सभी परिवर्तन विधियों में, यानी सभी संवर्धन विधियों में तालमेल, ठीक है, ये होना जरूरी है। तो विक्रय संवर्धन क्रियाओं को इस प्रकार संवारा जाता है, जो विक्रय संवर्धन है वो इस प्रकार संवारा जाता है कि यह फर्म के व्यक्तिगत विक्रय एवं विज्ञापन कार्यों के पूरक का कार्य करे। इस तरह से मतलब इसको सेट किया जाता है कि ये फर्म के व्यक्तिगत विक्रय ना करे और विज्ञापन ना करे, तो उसकी जगह पे ये खुद कार्य कर दे, उसका विक्रय संवर्धन। ठीक है, तथा फर्म के कुल परिवर्तन कार्यों को प्रभावशीलता में वृद्धि करे, और परिवर्तन का जो भी फर्म का जो भी टोटल हमें विक्रय करना है उस पर पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से ये वृद्धि करे उस कार्य में जो हमारा विक्रय करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन से लिख दिया है। वही 3 पॉइंट जो ऊपर मैंने समझाए हैं उसको आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ध्यान रखना है कि मैंने वजह से बता दिया कि आपका हिंदी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश आप देख सकते हैं, इंग्लिश को भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। और उसके अलावा जो आप को देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है आपका ये भी अवेलेबल है। अभी बीएसटी आप देख रहे हैं, ठीक है, बीएसटी आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, प्रबंध के सिद्धांत आपको बताना है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की विवेचना करनी है, तो सारा का सारा FW के हिसाब से कर देंगे। FW टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के लिए मार्गदर्शन यानी कि गाइडलाइन का कार्य करते हैं। ये केवल मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तथा उनके समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान में एक यंत्र के समान कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। तो इसमें पहला जो विवरण आता है वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। तो यह सिद्धांत जो है क्या करता है, यह सिद्धांत वैज्ञानिक विधियों के विकास और प्रयोग पर बल देता है। ध्यान रखना है, ये क्या करता है, ये सिद्धांत वैज्ञानिक विधियों के विकास और प्रयोग पर बल देता है। वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत कार्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू की गहन जांच की जाती है। छोटे से छोटे पहलू की भी वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत जो है गहन अच्छी तरीके से जांच की जाती है। और टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि परंपरागत विधियों अथवा भूल और सुधार विधियों यानी ट्रायल और एरर मेथड के स्थान पर जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो ट्रायल और जो पुरानी विधि थी ट्रायल एंड एरर मेथड, उसकी जगह क्या है, साइंटिफिक मेथड को यूज करने के लिए जो है किसने कहा था, ये टेलर ने कहा है, इस बात पे जोर दिया है। अब वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में नई उद्देश्य हैं या निम्न उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए, कार्य करने के लिए प्रमाणित समय का निर्धारण करना, एक तो ये है उद्देश्य। और कर्मचारियों के लिए उचित दैनिक कार्य यानी ए फेयर डे ऑफ वर्क का निर्धारण करना। और तीसरा आप लिख सकते हैं, कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का निर्धारण करना। इसके बाद में आप चौथा लिख सकते हैं, व्यावसायिक क्रियाओं को प्रमाणित औजारों के द्वारा संपन्न करना ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो और लागत में कमी हो। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है इस विज्ञान का रूल का। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट। अब क्या लिख सकते हैं, विज्ञान जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में
दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं मैत्री, ना कि मतभेद, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो टेलर के अनुसार कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच पूरी तरह से एकता होनी चाहिए। दोनों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। टेलर ने इस प्रकार की जानकारी को मानसिक क्रांति यानी मेंटल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। इसके अनुसार जो ये मेंटल रेवोल्यूशन है, इसके अनुसार प्रबंधकों और कर्मचारियों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात प्रबंधकों को कंपनी के लाभों में कर्मचारियों को भागीदारी देनी चाहिए। जैसे कि लाभ हो रहा है, मान लो हमने इस बार 10 मोटरसाइकिल एक्स्ट्रा बेच दी, तो 10 मोटरसाइकिल में से हमने अगर 1% भी दिया जो वर्कर्स थे, काम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और वो 10 की जगह अगले टाइम में, उसी समय में, उतने दिन में वो 12, 13 या 14 बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्होंने 10 बनाया तो उनको ये गिफ्ट मिला, हो सकता है वो ज़्यादा बनाएंगे तो और गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। तथा कर्मचारियों को भी कंपनी के लाभों में वृद्धि के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब भागीदारी बनेगी तो कर्मचारी क्या करेंगे, कंपनी के लाभ में यानी कि ज़्यादा उत्पादन करने में ज़्यादा परिश्रम करेंगे। और दोनों का उद्देश्य कंपनी से पर्याप्त लाभ कमाना होना चाहिए, यानी कि दोनों को क्या मिलना चाहिए, कंपनी से लाभ मिलना चाहिए। तो वो कैसे होगा, कंपनी में अधिक से अधिक परिश्रम करके कंपनी को लाभ पहुंचाना। ठीक है। तीसरा हमारा जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, उसमें हमारा क्या हो सकता है, तो यहां पर देखो, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब अपने आप को अकेला 30 मार खान नहीं समझना चाहिए। इसमें कोऑपरेशन, सबका साथ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों और प्रबंधकों में परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, व्यक्तिवाद की नहीं होनी चाहिए। दोनों को महसूस होना चाहिए कि वे एक दूसरे की ज़रूरत है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और नीचे जो कर्मचारी काम कर रहा है, वो एक दूसरे की ज़रूरत है। इसके लिए प्रबंधकों को कर्मचारियों से सुझाव लेना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो सुझाव लेना चाहिए। और सुझाव के बदले में, अगर उनका सुझाव अच्छा है, तो उसके बदले में क्या देना चाहिए, उनको इनाम भी दे देना चाहिए। इसी तरह कर्मचारियों को भी तालाबंदी, जो कर्मचारी हैं वो कभी कभी क्या हड़ताल करते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, हड़ताल करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और ना ही प्रबंध से अनावश्यक मांग करनी चाहिए, ना ही कि जो कर्मचारी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट या कंपनी से जो बेकार की मांगे हैं कि यार इस बार मेरा सैलरी इतना कर दो, इतना कर दो, मेरे को इस बार जो दिवाली आ रही है उस पर मेरे को प्रेशर कुकर की जगह आप सिलाई मशीन दे दो, तो इस तरह की आवश्यक अनावश्यक डिमांड नहीं करनी चाहिए। टेलर के अनुसार कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच कार्यों और उत्तरदायित्वों का लगभग बराबर विभाजन होना चाहिए। टेलर क्या कहते हैं कि कर्मचारी भी और टॉप लेवल के मैनेजमेंट भी जो है काम को अच्छे तरीके से बराबरी में, हिस्सेदारी में बांटें। और प्रबंधकों को कर्मचारियों की मदद, प्रोत्साहन और कार्य को पूरा करने में साथ प्रदान करना चाहिए, ये टेलर का कहना है। उसका चौथा पॉइंट जो है टेलर का अंतिम, उसमें क्या बोला है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास, यानी कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका अधिकतम, जितना भी वो कुशल है उससे अधिक, और उस जितना भी वो सफल हो सकता है उतना सफलता तक उसकी विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पर उसके चयन से ही ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आज एक बंदे को सेलेक्ट किया, जैसे सपोज करो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं एक प्रिंसिपल हूं, तो मैं अगर किसी टीचर को सेलेक्ट कर रहा हूं कि आपको जैसे हिंदी पढ़ाना है या इंग्लिश पढ़ाना है या जैसे बीएसटी पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, तो मैं उसको पहले दिन से ही ऑब्जर्व करूंगा, क्या ये सही पढ़ा रहा है, क्या ये इफेक्टिव है, अगर नहीं है तो क्या सुधार करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुशलता पर उसके चयन से ही, जब वो कुशल कितना है, जब उसको सिलेक्शन हमने किया तभी से उसका ध्यान देना चाहिए। सभी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। जैसे कि आप पुलिस फोर्स में जाते हैं तो डायरेक्ट आपको थोड़ी बॉर्डर पे बंदूक दिया और आपने एग्जाम पास किया नहीं और घर में आए पुलिस वाले, ले भाई बंदूक पकड़ और बॉर्डर पर पहुंच जा, ऐसा तो होता नहीं है। आपको क्या है, एग्जाम पास होने के बाद में कुछ डेज की ट्रेनिंग जो है, 1 मंथ ट्रेनिंग, 2 मंथ ट्रेनिंग जो है आपको करनी पड़ती है कि वहाँ पे क्या करना होगा, क्या सीखना है, वहाँ पे क्या किस टाइप के हमले होंगे तो हमें कैसे बचना होगा और कैसे शत्रुओं को मारना होगा, तो सारी ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, चाहे वो कार बना रही हो, चाहे वो फल बना रही हो या वो मिठाई बना रही हो, तो वहाँ पे जो बनाने का तरीका है वो कैसे किया जाता है, वहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उस सब के बारे में अवगत कराना जो है ज़रूरी है। तो सभी के लिए जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का हो या फिर लोअर मैनेजमेंट का एक लेबर हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, हाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की रुचि नहीं है और उसको आपने वो काम दे दी, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और जो व्यक्ति
जिस काम के योग्य है उसी के अनुसार जो है उसको कार्य देना चाहिए, ठीक है ना। पता चला कि मैं मैथ का टीचर हूँ और आप मेरे को बोल रहे हो कि आप जो है आप मैथ की जगह आप हिंदी पढ़ा लो, और मैं हिंदी वाले को बोलूँ कि आप मैथ पढ़ा लो, तो ये इसकी योग्यता या फिर उसकी रुचि के अनुसार काम नहीं है, तो वो गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है टेलर के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही कार्य देना चाहिए, और कुशल कर्मचारी ही जब वो जब आप उसको रुचि और योग्यता के हिसाब से काम दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो उसके हिसाब से वो कुशलता से काम करेगा। तो कुशल कर्मचारी ही अधिक उत्पादन करने की अधिकतम लाभ कमा सकता है, ठीक है ना। कुशल कर्मचारी ही अधिक उत्पादन करके अधिकतम लाभ कमा सकता है। इससे कर्मचारियों और कंपनी दोनों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने देखो कितने सिंपल लिखे, सब कुछ सिंपल लिखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। निष्कर्ष रूप में अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कर्मचारियों व प्रबंधकों के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए अति आवश्यक है। ये कंक्लूजन निकाल दिया तो समझ लो ये तो 1.25 लाख की लाइन है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने हिंदी में समझाया, अब आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसमें कुछ गाइडलाइंस है, और वो गाइडलाइंस कौन सी है, तो साइंस नोट रूल ऑफ थंब है पहला गाइडलाइन, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। उसके अलावा साइंस नोट रूल ऑफ थंब है, इसके अंदर जो है इसके कुछ मेथड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसके अंदर ये 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ABCD, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट जो है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, तो ये भी तीसरा भी समझा दिया। और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंटी एंड प्रोस्पेरिटी, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। कंक्लूजन मैंने अभी अभी लास्ट में बताया आपको, तो ये आपका ऑप्शन सारा हो गया। इसके और पार्ट में है आपको डिफरेंस बताना है एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, तो विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय में क्या अंतर है ये बता दिया गया है। टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं। पहला जो विज्ञापन संदेश वाहन का अवैयक्तिक रूप है, और वैयक्तिक विक्रय जो है ये संदेश वाहन का वैयक्तिक रूप है। विज्ञापन से हम जो है संदेश को व्यक्तिगत रूप से नहीं करते, मतलब समझ रहे हो, विज्ञापन मैंने टेलीविजन में प्रस्तुत कर दिया, मैं आपको थोड़ी दिखाना है प्रोडक्ट, तो वो तो है नहीं। और लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, देखते हो आप फेरी वाले कभी कभी आपके गलियों में आते होंगे कपड़े और शूज़ लेके, कोई गाड़ी में आता है, कोई बाइक पे आता है, कोई छोटे मोटरसाइकिल पे आता है, तो इस तरह के फेरी वाले घूमते रहते हैं गलियों में, वो व्यक्तिगत विक्रय है। और जो हम एडवर्टाइजमेंट दिखा कर देखते हैं वो विज्ञापन विक्रय है। तो हमारे को ये समझ में आ गया। इस तरह से दूसरा पॉइंट भी है, विज्ञापन में मानक संदेश प्रसारित होता है, ठीक है। जो भी हमने मानक स्टैंडर्ड जो है उसी हिसाब से वो वहाँ पे संदेश प्रसारित होता है, अर्थात बाजार में किसी भाग में सभी ग्राहकों को समान संदेश भेजना, ठीक है। अब मैंने किसी, जैसे मैं अब मान लो कहीं भी किसी भी जगह पे, जैसे रांची में सपोज करो, या फिर आपका अ, हिमाचल के किसी भी जगह पे है, तो वहाँ पर किसी एक लोकेलिटी में अगर मैं कुछ प्रसारित करूँगा तो ज़रूरी नहीं कि उसी लोकेलिटी के अलावा दूसरी जगह वो चीज़ मिलेगी और उसी दाम में मिलेगी। तो ये एक मानक संदेश प्रसारित करता है और बाजार के किसी भाग में सभी ग्राहकों के को जो है सामान संदेश भेजता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये व्यक्तिगत विक्रय में जो है क्या होता है, इसमें ग्राहक की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए बातचीत को ढाला जाता है, ठीक है। उसमें जब आता है आदमी तो वो बात करता है कि आपको किस टाइप का पसंद है, मैं कैसा दिखाऊं, ये है। जैसे आप शॉप में जाकर के भी देखते हो, है ना, कौन सा सामान कैसा लेना है। और विज्ञापन जो है बेलोच होता है, क्योंकि संदेश को क्रेता के अनुसार ढाला जाता है, ठीक है ना। ये बेलोच होता है, ये जैसा ढाला गया है वैसा ही मिलेगा। लेकिन ये जो है व्यक्तिगत विक्रय बहुत ही अधिक लोचपूर्ण होता है, क्योंकि आप सामने उसके साथ बैठे हुए हो, वो कैसे भी आपके साथ में जो आवश्यकता अनुसार जो है वो बदल सकता है, स्टेटमेंट बदल सकता है, आपको दिखा भी सकता है। इसकी जनसाधारण तक पहुंच होती है, अर्थात इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है विज्ञापन के द्वारा। और पर्सनल सेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि समय और लागत के कारण जो है सीमित लोगों तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक आदमी है कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है ना, और एक दिन में कितने जगह जाएगा। लेकिन एक टीवी पर एक ऐड चला दिया तो करोड़ों लोग सेम टाइम पे देखते हैं, सेम टाइम पे लैक्स ऑफ पीपल्स या फिर करोर्स ऑफ पीपल्स देखते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप 50 आदमी के पूरे दिन में 50 आदमी से मिलोगे, 10 आदमी से मिलोगे या 20 आदमी से मिलोगे, इससे ज़्यादा से आप पर्सनली नहीं टच में आ सकते हो। तो लाखों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हम लोगों को दिखा सकते हैं। और विज्ञापन में प्रति लक्षित व्यक्ति व्यय बहुत कम होता है, यानी कि विज्ञापन में जो है व्यय बहुत कम होता है। और विक्रय संवर्धन जो आपका व्यक्तिगत विक्रय हो, इसमें प्रति व्यक्ति लागत काफ़ी आती है। अगर मैं हर जगह पे आदमी भेजने लगूँ सामान बेचने के लिए, तो हर आदमी को जो हो वहाँ के लिए मुझे रखना पड़ेगा, हर एरिया के लिए कवर करना पड़ेगा, हर एरिया के लिए मुझे आदमी रखने पड़ेंगे, उसको मंथली सैलरी या पर डे की सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती है। और भी है बहुत सारे हैं, तो आप इनमें से जो आपको आसान लगता है कि आप आसानी से ये पॉइंट याद कर सकते हैं, तो कम से कम 6 पॉइंट याद करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो
3 पॉइंट तो आपको लिखना ही है, लेकिन ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े क्वेश्चन में 3 4 5 6 जितने ज़्यादा पॉइंट आप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लिखना, फालतू नहीं लिखना। फालतू का मतलब बिना बात की भाषणबाजी नहीं करनी, सीधी सी बात है, ठीक है। विज्ञापन में बाजार तक पहुंचने में जो विज्ञापन को बाजार में पहुंचने में कम समय लगता है, ठीक है। विज्ञापन को बाजार में बाजार तक पहुंचने में कम समय लगता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में पूरे बाजार के लिए बहुत समय लगता है। अब मैं जाकर के उस दुकान पे बताऊं कि भैया हमारे तो नया प्रोडक्ट आया है, तुम इसको बेचो, फिर उस दुकान पे जाऊं, तो ये बहुत दिक्कत आती है। विज्ञापन में जनसाधारण समाचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो है अपनाया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय में कर्मचारियों को रखा जाता है जिनकी पहुंच सीमित होती है, और एवं पत्रिकाओं को अपनाया जाता है, ठीक है। केवल पत्रिकाएं जो इसमें अपनाई जा सकती हैं। और भी है इसमें पॉइंट, 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट में से जो आपको याद होता है वो लिख लिया। 8वां पॉइंट ये है, 9वां ये है, 10वां पॉइंट। तो मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिया, आप 5-6 पॉइंट लिख दोगे तो बहुत है, पर ध्यान रखना है। यहाँ पे इंग्लिश में वही चीज़ लिखी गई है जो आपको ऊपर मैंने हिंदी में बताया, वही चीज़ मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे भी 10 पॉइंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक आप देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके डिफरेंसेस हैं। एक तरफ आपका एडवर्टाइजमेंट है और एक तरफ पर्सनल सेलिंग है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन आपको करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करना होगा। नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण शामिल है? तो पहला, उद्देश्य का निर्धारण करना, ये पहला आपका कदम आता है। पर सर्वप्रथम प्रमुख कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है या निर्धारण है। प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं, हमेशा जानते हो। कोई भी स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल या कोई भी खुलता है तो उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य होता है कि उसको करना क्या है, ठीक है ना। तो प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं, और उद्देश्य पूरे संगठन तथा प्रत्येक विभाग के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। मतलब वो पूरा जो आपका पूरा हॉस्पिटल है या पूरा आपका कंपनी है, उसके लिए पूरे को लिए सभी के लिए, सब विभाग के लिए जो है उद्देश्य निर्धारित करने की, आपका उद्देश्य ये है, आपको ये काम करना है, आपका उद्देश्य ये है, आपको इसको देखना है। पर्सनल जो एचआर मैनेजर है उसको सारे वर्कर्स को देखना है कि वो काम पे सही तरीके से सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, काम पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दूसरा है कि जब वो गेट से एंट्री कर रहे हैं या गेट से एग्जिट कर रहे हैं तो कोई कंपनी का सामान बाहर तो नहीं ले जा रहे। तो सभी को निर्धारित किया जाता है कि आप इस तरह से अपने उद्देश्य को जानें। और उद्देश्य बताते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है, और यही उद्देश्य जो हम निर्धारित करते हैं यही बताता है कि संगठन हमारे से, मतलब उन उद्देश्यों के द्वारा क्या पाना चाहता है। सभी विभागों की इकाइयों, जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं उसको इकाई बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। छोटे छोटे जो जैसे हिस्से होते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि लैब है तो एक यूनिट हो गया, और फिर आपका डिसोल्यूशन एरिया है तो वो एक यूनिट हो गया, आपका दूसरा कोई और सेक्शन है वो एक यूनिट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपके यूनिट्स हैं। तो इन सभी के यूनिट्स जो है आपको मतलब यहाँ पे बताया गया कि ये यूनिट होते हैं, इकाई होती हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई क्या है, ये चीज़। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक इकाई, यानी कि प्रत्येक इकाई यानी छोटे से छोटे कर्मचारी के पास भी होना चाहिए, और सभी स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही प्रबंधकों को उद्देश्यों के निर्धारण प्रक्रिया में अपने विचार तथा सहयोग भी देने चाहिए। तो ये उद्देश्यों का निर्धारण पहला पॉइंट नियोजन प्रक्रिया में। दूसरा पॉइंट नियोजन प्रक्रिया में विकासशील आधार। तो नियोजन का संबंध भविष्य से है जो कि अनिश्चित है। आप जानते हो प्लानिंग जो है भविष्य के लिए होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो प्लानिंग सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं अनिश्चित है। तो नियोजन का संबंध भविष्य से है जो कि अनिश्चित है, तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आगे लाइन में लिख दिया कि कोई भी नियोजन या कोई भी प्लानिंग हमने जो बनाई है उसका भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अतः प्रबंध को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। तो उसको, जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उसको भविष्य यानी कि आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ जो एजम्पशंस बना लेने चाहिए, ताकि जो विकासशील आधार उसका काम कर पाए। यही अवधारणाएं जो है आधार कहलाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आधार, विकासशील आधार कहते हैं। तो उसी को हम आधार कहते हैं। जो अवधारणाएं ये बनाएगा प्रबंधक, उसी को हम आधार कहते हैं, जिन पर योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं आधार पर कि ये आधार है, इसी बेसिस पे हमें योजनाएं तैयार करनी है कि हमको ये चीज़ अचीव करना है। हमने पता कर लिया, अब इसको अचीव कैसे करेंगे, तो वो हम योजनाएं तैयार करेंगे। यह आधार जो है पूर्व अनुमान, वर्तमान योजनाओं या नीतियों के विषय में कोई भूतकालीन सूचना भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम प्लानिंग बना रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर के लिए तो बना रहे हैं, लेकिन हम गत एक्टिविटी हो, यानी पिछले टाइम में जो भी भविष्य
भूतकाल में जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ मान लो हमसे लॉस हुआ या फिर इम्प्रूवमेंट करने का टाइम था लेकिन नहीं कर पाए, तो वो उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सीधा लिखा है, यही अवधारणाएं जो आधार कहलाती हैं, जिन पर योजनाएं तैयार की जाती हैं, और यह आधार जो है ये पूर्व अनुमान, वर्तमान योजना और नीतियों के विषय में कोई भी भूतकालीन सूचना भी हो सकती है। आधार सभी के लिए समान होना चाहिए, ये बेस जो है सभी के लिए समान होना चाहिए, तथा योजना निर्माताओं को आपस में एक मत होना चाहिए। यानी कि कोई, जब हमने ये योजना बना ली तब हम एक मत नहीं हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सबका एक मत होना चाहिए। अगर उसमें एक मत नहीं है तो उसमें सुधार करके उसको एक मत के लिए राजी करना पड़ेगा कि इस प्लान में ये कमी है, तो उसको सुधारा गया और फिर उसको सब लोग राजी हो गए, चलो अब ठीक है, अब हम काम करेंगे इस पे स्टार्ट। तो आधार विकसित करने में पूर्व अनुमान जो है महत्वपूर्ण है। आधार जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हमें अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सूचनाएं एकत्रित करने की एक तकनीक होती है। पूर्ण अनुमान क्या होता है? एक सूचना इकट्ठा करने का एक तकनीक होता है। एक सफल नियोजन के लिए यथार्थ पूर्व अनुमान आवश्यक है, जो है एक पूर्व अनुमान लगाना जो है एक सफल नियोजन के लिए, एक सफल प्लानिंग के लिए आवश्यक है। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान होना, ठीक है। जब एक बार उद्देश्यों का निर्धारण हो गया, उद्देश्य तो हमने पहले पॉइंट पे ही कर लिए, जब उद्देश्य निर्धारित हो गए, मान्यताएं हमने निश्चित कर ली हैं, तो आगामी कदम उन पर कार्रवाई करना होता है। यानी कि हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, मान्यताएं भी निश्चित कर ली कि ये चीज़ें होंगी, एजम्पशंस, तो अब क्या करना है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। कार्रवाई करने, जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए, और जो उससे लक्ष्य मिलेंगे उस तक पहुंचने के लिए अनेक विधियां हो सकती हैं। सभी विधियां जानी पहचानी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नया टोटका नहीं ला देना चाहिए कि समझ में नहीं आए कि बावला बुद्धू देख रहा है आसमान में, करना क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हम विधियां यूज़ करेंगे वो हमारे पहले से उपयोग में हो, या फिर हमारा देखा सुना हो और हमने उसको पहले एक बार ज़रूर यूज़ किया हो, चाहे हम उससे थोड़े से क्या रहें, अनजान रहें, लेकिन पूरी विधियाँ जानी पहचानी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे पूर्ण ज्ञान हो। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन सदस्यों में चर्चा करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के विषय में विचार किया जाना चाहिए। अगर परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, अगर हमने जो प्लानिंग बनाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो संगठन के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे हम क्या करें, उनसे कंसल्ट करें, चर्चा करें, ताकि जो अधिक विकल्प जो है, महत्वपूर्ण विकल्प है, उस पर हम विचार करके उसको अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, उसको शामिल कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। संकल्पों का मूल्यांकन, तो जो भी, सॉरी, विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्प में अब जो भी विकल्प हमने लिए हैं उसका मूल्यांकन पहले कर लेते हैं, फिर उसका चुनाव करेंगे। तो आगामी कदम क्या होता है, जब कार्रवाई के ऊपर जो हम क्या करते हैं, अपना कार्रवाई करना है, और कार्रवाई जब करते हैं तो कार्रवाई करते समय हम उसका मूल्यांकन भी कर लेंगे कि यार ये सही होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कौन सा सही होगा, तो विकल्प जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें से कौन सा बेस्ट होगा उसका हम चुनाव करेंगे। पहले मूल्यांकन करेंगे फिर चुनाव करेंगे। तो आगामी कदम में प्रत्येक विकल्प के गुण व दोष की जानकारी प्राप्त करना है। यानी जो भी हमने अल्टरनेटिव सोचे हैं, जो भी हमने प्लानिंग सोची है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी में दोष और गुण तो नहीं है। अगर है तो कौन सा दोष है और कौन सा गुण है, उसको हमें, उसकी जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी है। एक ही विकल्प के कई रूप हो सकते हैं, यानी कि एक विकल्प है लेकिन उसके रूप कई हो सकते हैं, पता ही है आपको। जैसे कि एक ही, आपको सपोज करिए आपके बाहर वाले सड़क पे जाना है जो आपसे 1 किलोमीटर दूर है, तो उस सड़क तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो सीधा, आप सीधे सीधे जिस रास्ते से आते जाते हो वहां से जा सकते हो। एक दूसरी गली से, तीसरी गली से, चौथे मोहल्ले से निकल के चले जाओगे। एक पांचवी गली से निकल के, पीछे से निकल के, और दूसरी कॉलोनी में पहुंच कर चौथी कॉलोनी को पार करके फिर वापस आओ। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी हम विकल्प सोचते हैं उसके जरूर कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो एक ही विकल्प के कई रूप हो सकते हैं और जिनकी आपस में तुलना करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और प्राप्त किए जाने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा उद्देश्य हमें प्राप्त करना है उसको ध्यान रखते हुए, और प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों के पहलुओं पर हम ध्यान देंगे कि जो भी हमें प्रस्ताव दिए गए हैं, जो भी विकल्प हमें दिए गए हैं, उनके उनके प्रोज और कॉन्स, यानी कि उस पे पक्ष और विपक्ष, उसका लाभ और हानि दोनों पहलुओं पर हम ध्यान देंगे। और विकल्पों का जो मूल्यांकन उनकी संभावना तथा परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाता है, ध्यान रहेगा। तो विकल्पों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उनकी संभावना कितनी है कि वो पास हो सके, उसका परिणाम क्या होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाएगा। अब विकल्पों का चुनाव कर लेते हैं। सर्वोत्तम योजना की स्वीकृति ही
स्वीकृत ही की जानी चाहिए, यानी सर्वोत्तम योजना जो होती है उसी को स्वीकृत करना चाहिए और उसी को लागू भी जब स्वीकृत करेंगे तो उसी को लागू करना चाहिए। एक आदर्श योजना ही वास्तव में सर्वाधिक साध्य, लाभकारी तथा कम से कम विपरीत परिणाम वाली होती है। एक आइडियल जो एक आदर्श मतलब आइडियल योजना, आइडियल आइडियल आपने नाम सुना होगा, आइडियल स्टूडेंट के ऊपर कभी कभी आता है ऐसे, है ना। तो आइडियल टीचर के ऊपर भी आता है। तो एक आदर्श योजना वास्तव में कैसी होती है, बिल्कुल साध्य होती है, सीधी सादी होती है, ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं होती उसमें, लाभकारी, हमेशा प्रॉफिटेबल होती है और कम से कम विपरीत परिणाम, कम से कम जो है उसके डीमेरिट्स होंगे। और कभी कभी किसी एक सर्वोत्तम विकल्प को चुनने की अपेक्षा, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही विकल्प चुने तो जरूरी नहीं कि हम आसानी से पहुंच पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह जो है कुछ योजनाओं का संयोजन भी चुना जा सकता है, यानी कि कुछ विकल्प का जो है, चलो पहले स्टेप में ये कर दें, फिर इस स्टेप में ये कर देंगे, थोड़ा सा अगर दिक्कत आएगी तो इसको यहाँ से घुमा देंगे, तो उस तरह की योजनाओं का संयोजन भी चुना जा सकता है। प्रबंधक जो है सर्वोत्तम संभव कार्य प्रणाली का चुनाव करता है, सर्वोत्तम संभव, ठीक है। प्रबंधक क्या करता है, प्रबंधक तो भाई मैनेजर तो वही करेगा जो सबसे बेस्ट हो, उसी कार्य प्रणाली का वो चुनाव करता है तथा परिवर्तन तथा संयोजन को अपनाता है। जो भी परिवर्तन अगर चुनाव करते समय करने पड़े या जो भी संयोजन उसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़े तो वो उसको अपनाता है ताकि वो बेस्ट से बेस्ट बन सके, सर्वोत्तम बन सके, ठीक है। इसके बाद है योजना को लागू करना। अब हमने योजना का चयन तो कर लिया, अब योजना को लागू करते हैं। यह वह कदम है जिसमें प्रबंधन के अन्य कार्य भी आते हैं, यानी कि इस योजना को लागू करना मतलब सब कुछ इसमें आ गया, लागू करना है तो मतलब अब तो इसमें सब कुछ आ गया, जो ऊपर से हमने पढ़ा वो सब कुछ लागू करने वाले हैं। तो यह वह कदम है जिसमें प्रबंध के अन्य सभी कार्य आते हैं, इसका संबंध योजना को लागू करने से है। उदाहरणार्थ, अगर यदि योजना अधिक उत्पादन करने की है, सपोज करें मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं तो अधिक श्रम यानी कि अधिक लेबर चाहिए मुझे और अधिक मशीन भी चाहिए, तो इसकी आवश्यकता होगी। और इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, तो इस कदम की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करने तथा मशीन का क्रय करने के लिए जो है अधिक बड़े संगठन या फंड की आवश्यकता होगी। और अब लास्ट में आता है उसका समीक्षा यानी कि अनुवर्तन करना। समीक्षा यानी कि वो कहते हैं ना फॉलो अप। चलो भाई फॉलो अप ले लो, देखो काम काम कैसा वैसा हो रहा है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देखोगे नहीं, आपने तो लागू कर दिया रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉलो अप नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई चाय पी रहा है बैठे बैठे, कुछ भी कर रहा है, तो उस सब चीज़ें फॉलो अप लेना जरूरी है, बीच बीच में देखते रहना जरूरी है। तो यह देखना कि योजनाएं लागू की गई हैं या नहीं तथा निर्धारित योजना के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, यह भी नियोजन प्रक्रिया का ही एक अंग है। और योजनाओं तथा उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, इस बात का आश्वासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये आपके 6 इसमें पॉइंट आते हैं, जिसमें प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर ये 6 पॉइंट को हम यूज़ करते हैं, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। इसको स्टेप्स को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन प्लानिंग नियोजन प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने पहले बताया था, उद्देश्यों का निर्धारण, फिर डेवलपिंग परमिसेस आधार का विकास, विकासशील आधार, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एक्शन, ठीक है, उचित विकल्पों का चयन, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो मूल्यांकन करना अल्टरनेटिव्स का, विकल्पों का मूल्यांकन, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी जो भी विकल्प है उसका सिलेक्शन करना यानी कि उसको अपनाना, और इम्प्लीमेंट द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, और फिर फॉलो अप करना कि प्लान लागू हुआ है तो उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, ठीक है, सिंपली वर्ड में। अब इसका और पार्ट पे आ जाइए। और पार्ट जो है, अभी वीडियो जो खत्म होगा इसी स्क्रीन पे आपको सारी प्लेलिस्ट वगैरह दिखाई देगी, तो आप टच करके भी देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और आपको सब कुछ दिखाई देगा वहाँ पे। अब चलिए डिस्कस द मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, विक्रय संवर्धन के उपकरण कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो उपकरण बहुत सारे हैं। विक्रय संवर्धन यानी कि हमारा प्रोडक्ट बेचना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। विक्रय संवर्धन की सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपकरण जो है, एक तो होता है छूट, जो भारी मात्रा में छूट दे दो भाई विक्रय बढ़ जाएगी। तो यह उत्पादों को फालतू अतिरिक्त माल को निकालने के लिए विशेष मूल्य पर बेचता है। ये क्या करता है, छूट क्या करता है कि जो हमारे उत्पाद है पहले से पड़े हुए हैं, अब एक्स्ट्रा हो गए हैं, नहीं बिके, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, छूट दे देंगे तो वो बिक जाएंगे। तो यह उत्पादों को फालतू अतिरिक्त माल को निकालने के लिए
विशेष मूल्य पर बेचता है। उदाहरण, एक कार निर्माता द्वारा एक विशेष ब्रांड की कार को एक सीमित अवधि के लिए 10,000 रुपये की छूट पर बेचने का प्रस्ताव इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा जो है कटौती, यह उत्पाद को सूची में दिए गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है। कटौती मतलब डिस्काउंट, ठीक है। मान लो कि कोई 100 रुपये की चीज़ है तो मैं उसको 90 रुपये करके बेच दूँ, कम मूल्य में बेच दूँ। उदाहरण के लिए, एक जूता बनाने वाली कंपनी द्वारा 50% तक की छूट अथवा एक कमीज निर्माता द्वारा 50+40% तक की छूट देना, यह भी क्या होता है, कटौती में शामिल होता है। तीसरा, वापसी, मूल्य के कुछ भाग को क्रेता को क्रय के प्रमाण प्रस्तुत करने पर लौटाना। मतलब सपोज करिए कि आपसे कोई सामान लेके गया, ठीक है, और उस सामान के साथ मैंने आपने कोई रैपर दे दिया, कोई चीज़ दे दी और बोला कि आप यूज़ करने के बाद में अगर इसको लौटाते हो तो आपको इतने रुपए वापस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम रेंट पे वो लेते हैं, कपड़े वगैरह लेते हैं, आपने जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं तो ये सारे ड्रेसेस रोजिना थोड़ी नए नए आते हैं, ये रेंट पे भी चलता है। स्कूलों में जो फंक्शन होते हैं तो क्या सोचते हो आप, सारे ड्रेसेस जो स्कूल मैनेजमेंट आपको देता है वो खरीद के रखता है? नहीं, वो सारे के सारे जो है रेंट पे आते हैं, ठीक है। सभी जगह पे रेंट पे आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में रेंट पे आते हैं, हर स्कूल में रेंट पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जब रेंट पे आपने यूज़ कर लिया तो यूज़ करने का उसने क्या करा, किराया लिया। जब आप उसको रिटर्न करोगे तो आपको थोड़ा सा पैसे उसका जमा कराने के बाद में जो पैसे बचते हैं उसके हिसाब से वो दे देता है। तो वापसी का यहाँ समझिए, मूल्य के कुछ भाग को, जो जो भी आपने पैसे दिए हैं उसके उसमें से कुछ भाग को जो खरीदार है क्रेता को क्रय के प्रमाण प्रस्तुत करने पर, उसने क्रेता को यानी खरीदार को जब वो खरीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करता है यानी बिल देता है कि भैया ये लो बिल, ये मैं सामान आपके पास लेके गया था, ये चीज़ आपने बोला था लौटाऊंगा तो मुझे आप पैसे दे दोगे, कुछ पैसे दे दोगे, तो मूल्य का कुछ भाग जो है आप दे दोगे, तो वो चीज़ इसमें शामिल की जाती है। जैसे कि खाली फाइल्स, कोई खाली फाइल है, आपका जैसे काम हो गया, वो फाइल आपके काम की नहीं है लेकिन उसने बोला था कि फाइल जब खाली हो जाए तो आप मुझे लौटा देना। अथवा जो है रैपर जो होते हैं, जो भी रैपर्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा विशेष कॉस्टली रैपर होते हैं तो उनको जब हम वापस करते हैं तो कंपनी को क्या है, वो रैपर बनाने नहीं होते। जैसे कि पेप्सी की बोतल्स होती हैं, जो हम अगर उनको कांच की बोतल पूरी ले लेते हैं तो क्या है पता है आपको, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, लेकिन हम घर ले जाना है। सपोज करो आप पेप्सी की वो कांच की बोतल पहले आती थी, अभी भी आती है, पेप्सी की आती है, चलो पेप्सी की आप बोतल लेने गए, आपको प्लास्टिक की बोतल नहीं मिली, आपको कांच वाली मिली, आपको लेके जाना है घर। कहाँ जाना है, घर लेके जाना है। अब घर पहुंचे तो घर जाने के लिए आपको पेप्सी की बोतल के पूरे पैसे, यानी कि 10 रुपये की पेप्सी है तो 10 रुपये के बोतल के 20 रुपये वो जमा करा लेगा। और आपको क्या बोलेगा कि आप जाओ घर पे, आप जिसको सर्व करना है उसको सर्व करके वापस आओगे, जब मेरे को आप ये वापस दोगे बॉटल, खाली बॉटल, तो मैं आपको इसमें से 10 रुपये वापस दे दूंगा आपको। तो वही चीज़ है। तो मूल्य के कुछ भाग को क्रेता को क्रय के प्रमाण के प्रमाण प्रस्तुत करने पर लौटाना है। जैसे खाली फाइल्स अथवा रैपर। यह विधि साधारण तथा खाद्य पदार्थ उत्पाद कंपनियों द्वारा किस अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसके बाद है उत्पादों का मिश्रण, जो भी उत्पाद होते हैं उनका मिश्रण। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी एक उत्पाद के क्रय करने पर दूसरे उत्पाद को उपहार के रूप में देना। यानी कि हम देखते हैं मॉल में ये टी शर्ट लो, उसके साथ ये टी शर्ट फ्री पाओ। इसमें यह भी है कि जैसे कि 0.5 किलोग्राम चावल के पैकेट का एक बोरी आटा, यानी कि गेहूं का आटा के क्रय करने पर देना। यानी कि ½ किलोग्राम चावल का पैकेट मिलेगा कब, जब आप एक बोरी आटा गेहूं का खरीदते हैं तब। तो ये के साथ एक फ्री हो गया। अथवा 128 KB मेमोरी, यानी किलोबाइट्स मेमोरी कार्ड डिग्री कैम के साथ मुफ्त प्राप्त करें, अथवा 25+1 टीवी खरीदें, और एक वैक्यूम क्लीनर मुफ्त प्राप्त करें, अथवा 1 किलोग्राम डिटर्जेंट के साथ 100 ग्राम सॉस की बोतल मुफ्त पाएं। तो आप एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, तो ये उत्पादों का मिश्रण में शामिल होता है। इसके बाद जो है 5वां लिख सकते हैं, अतिरिक्त मात्र उपहार स्वरूप। अतिरिक्त मात्रा, मात्र नहीं है, अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप, ठीक है। तो अतिरिक्त उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, यह सामान्यतः सौंदर्य प्रसाधन निर्माता उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक शेविंग क्रीम पर 40% अतिरिक्त देना, यानी कि देखते हो ना कोलगेट 40% एक्स्ट्रा आता है उस पर लिखा मोटे मोटे अक्षरों में, तो ये अतिरिक्त मात्रा में शामिल हो जाता है। तो अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, यानी कि वो उस चीज़ को बढ़ा के देना उसी दाम में। पहले वही 40 ग्राम कम था या 40% कम था तो आप उसको 40 रुपये देते थे या 50 रुपये देते थे, लेकिन उसको 40 ग्राम बढ़ाने के बाद में या 40% बढ़ाने के बाद भी वो 40 रुपये ही ले रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, एक्स्ट्रा दिया, लेकिन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया आपने एक्स्ट्रा। तो अतिरिक्त देना। अथवा किसी होटल द्वारा 2 दिन
2 रात 3 दिन का पैकेज लेने पर 500 रुपये का भुगतान कर एक और रात रुकने का प्रस्ताव देना। जैसे कि आगे आपने पैकेज ले लिया 5,000 रुपये में कि आप 3 दिन और 2 रात रुक सकते हो, लेकिन उसने बोला कि आप अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आप एक रात या एक दिन और बढ़ा सकते हो। अथवा एक कमीज निर्माता द्वारा 2 खरीदें और एक मुफ्त प्राप्त करें, ये भी आप बोल सकते हैं। ये तो आप जनरल देखते हैं, बहुत इजी सा है, समझ में आ गया होगा आपको। और तुरंत ड्रा एवं घोषित उपहार, यहाँ पे क्या है, ड्रॉ और घोषित उपहार के रूप में भी सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टीवी खरीदने पर, कार्ड खुरचने पर या पटाखा छोड़ने पर तथा उसी समय रेफ्रिजरेटर, टी शर्ट या कंप्यूटर जीतें। ये वाला लाभ भी आपने देखा होगा, स्क्रैच कार्ड भी मिलते हैं। अभी तो आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उसमें स्क्रैच कार्ड आते हैं कि आप इतना पेमेंट कीजिए, अगली शॉपिंग पे ये मिलेगा। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या आते हैं, तुरंत ड्रा और घोषित उपहार। लक्की ड्रॉ भी होता है, किस्मत आजमाएं, जिसको हम लक्की ड्रॉ कहते हैं। उदाहरण के लिए लक्की ड्रॉ कूपन पर एक नहाने का साबुन खरीदने पर, एक नहाने का साबुन खरीदते हैं पर सोने का सिक्का जीते। ये पहले एडवर्टाइजमेंट आता था कि किसी भी साबुन में निकल सकता है सोने का सिक्का, हालांकि वो देते नहीं है, बस वो ऐड कर दिया उन्होंने, ऐड में पैसे लगा दिए ना भाई, सोने का सिक्का क्यों देंगे। अब पब्लिक धनाधन, जो नहीं नहा रहा था वो भी साबुन खरीद रहा है, जो एक टाइम नहा रहा था वो 4 टाइम नहाने के लिए साबुन खरीद रहा है कि सोने का सिक्का मिल जाए। कभी जिंदगी में सोने का सिक्का किसी को नहीं मिला। तो ये एक सब चीज़ें है सेल्स प्रमोशन बढ़ाने की। एक पेट्रोल पंप विशेष से एक निर्धारित मात्रा में पेट्रोल खरीदने पर लक्की ड्रा कूपन प्राप्त करने पर मुफ्त पेट्रोल मिलेगा, ये भी बोलते हैं। पेट्रोल पंप पे भी मैंने खुद देखे हैं, पेट्रोल पंप पे तो भैया 1,000 का पेट्रोल डलवाओगे तो ये कूपन मिल जाएगा, इसमें जो भी मिलेगा वो आप देख लेना स्क्रैच करके। तो हम लालच में क्या है, 1,000 का भाई 500 का डाल रहा था, आप चल 500 रुपये और खर्च कर देते, 1,000 का डाल देते, तो इस तरह से। अथवा आरामदेह अधो वस्त्र खरीदने पर ड्रॉ कूपन प्राप्त करें और इनाम में कार जीतें। तो इस तरह से बहुत सारे लुभावने जो है हम ड्रॉ वाले चीज़ें देते हैं। इसमें और भी हैं, 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं। और उपयोग योग्य लाभ जैसे 3,000 रुपये का सामान खरीदें और 3,000 रुपये का छुट्टियां मनाने का पैकेज मुफ्त प्राप्त करें। अथवा 1,000 रुपये से अधिक की पोशाक खरीदने पर अतिरिक्त के लिए छूट का वाउचर प्राप्त करें। मतलब अब नेक्स्ट परचेज के लिए आप अतिरिक्त छूट के लिए जो है क्या कर सकते हैं, वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। और 10वां जो है 0% पर पूरा वित्तीयन, यानी कि 0% जो है आपको पेमेंट देना होगा, ले जाओ, आपको पेमेंट नहीं देना है, जैसे नहीं बोलते 0% फाइनेंस, जाओ गाड़ी उठाओ, आपको पेमेंट नहीं देना इस महीने, अगले महीने से। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑटोमोबाइल आदि उपभोक्ताओं की टिकाऊ वस्तुओं के कई निर्माणकर्ताओं की सरल वित्तीयन योजनाएं होती हैं, बहुत सारी सरल वित्तीय योजनाएं होती हैं, जैसे 24 आसान किस्तें, 8 किस्तें तुरंत और 16 किस्तों का भुगतान आगे की तिथि में चेकों के द्वारा। इस तरह के लुभावने ऑफर आते हैं, लेकिन इनमें फाइल चार्ज के संबंध में जो है चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइल चार्ज जो हिडन होते हैं। फाइल चार्ज के लिए वो 200, 500, 1,000 रुपये लेते हैं, क्योंकि कई बार यह कुछ नहीं बल्कि पूर्व में ही ब्याज की वसूली कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये ब्याज पहले ना लेते हुए ये फाइल के नाम पर ही ब्याज ले लेते हैं। और 10वां जो हम अंतिम बात करेंगे, नमूनों का वितरण, यानी कि कोई भी सैंपल्स हमने वितरित कर दिए। किसी नए ब्रांड को बाजार में लाते समय संभावित ग्राहक को मुफ्त वस्तु के नमूनों को वितरित करना, जैसे डिटर्जेंट पाउडर अथवा टूथपेस्ट जो है फ्री में देना कि भाई यूज़ करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, रिबेट देना, डिस्काउंट देना, रिफंड देना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देना एक साथ में, और क्वांटिटी ऑफ गिफ्ट देना। उसके अलावा जो है इंस्टेंट ड्रॉ और असाइंड गिफ्ट हो सकता है, लक्की ड्रॉ हो सकते हैं। उसके अलावा जो है यूजेबल बेनिफिट्स हो सकते हैं, फुल फाइनेंस 0% पे, है ना। और उसके अलावा जो है सैम्पलिंग हो सकता है। तो इस तरह से आपने पूरा सोल्यूशन देखा, ये आपका BST का। और आगे वाले सोल्यूशंस के लिए कमेंट जरूर कर दे, कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट करते रहें, आपका कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। अभी साइंस वाले स्टूडेंट्स का मेरे पास ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो मैं साइंस के पेपर सॉल्व कर दूंगा अगर आप लोगों का कमेंट जो है कम पड़ता है। तो पेपर सॉल्व करने के लिए फटाफट कमेंट करते जाइए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिसके मैक्सिमम कमेंट उसके जल्द से जल्द सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।